So hello guys, I am Pratik Gautam and today we are going to start with the poems of class 10 English from the book The First Flight of Unit 1. So the name of the poems are Dust of Snow and Fire and Ice. So let's start the video without wasting any time. So guys, before starting the poems, I want to give you a brief intro to the poet of these two poems. So our first poem is Dust of Snow and second one is Fire and Ice. So the poet of both of the poems are same, and the poet is Robert Frost. So Robert Frost was born on 26 March 1874 in San Francisco, California, USA. His full name was Robert Lee Frost. He was an American poet and very famous. He was admired for his dissertations of rural life of New England, his command of American colloquial speech, and his elastic verse poetry ordinary. He died on 29 January 1963 in Boston, Massachusetts. He wrote a lot of poems, and the image you are seeing on your screen is of Robert Frost. So, his first poem that we are going to read now is Dust of Snow. So, in this poem, he describes that how a simple incident, a very small incident, changes our mood, whether it's good or it's bad. So, the dust of snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of day I had drew it. इस पोम में हमें बताया गया कि पोएट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दुखी था, और जब पोएट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि कैट, क्रो, हेमलॉक ट्री, ये सब बैड ओमेंस होते हैं, अशुभ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बैड ओमेंस होते हैं, और हमें पोएट्स जो है वो इनको यूज नहीं करते, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनको यूज किया क्योंकि वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि नेचर में सब कुछ अच्छा है, नेचर में कुछ भी बुरा नहीं है. सो क्रो हो या फिर हेमलॉक ट्री हो, ये बैड ओमेंस जरूर है, लेकिन होते ये भी अच्छे ही हैं. सो इस पोएट ने बताया है पोएम में कि जब पोएट बहुत ही दुखी था, उदास था, तब वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़ा हुआ और उड़ता उड़ता एक क्रो आया और उसकी एक डाली पे बैठा, और उसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो है, स्नो जो थी, जो जमा हो गई थी हल्की फुल्की सी, वो पोएट के जो नीचे पोएट खड़ा था उसके ऊपर गिर गई, और इससे जो पोएट का जो दिल था वो पिघल गया, और पोएट का जो मूड था वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया. वो पोएट स्टार्टिंग में जो बहुत दुखी था वो अब हैप्पी हो गया. और इस क्रो ने और इस हेमलॉक ट्री ने पोएट के जो बचा हुआ पार्ट था, जो कि पोएट ने खराब कर दिया था, अपने मूड को खराब करके, वो बचा लिया. इसमें हमें सिंपली ये बताया गया है. सो अब हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस पोम के. सो द पोएम डिस्क्राइब अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन very simple words. It tells us that sometimes even a small incident may prove to be a larger significance. And third point is the poet is upset in the beginning of the poem, but a small incident of falling of snow changes his mood totally. Fourth point, in the end of the poem, the poet feels relaxed and thankful to the nature for saving his day from being wasted. Then next है हमारे literary devices. लिटरेरी डिवाइसेस में मैं आप लोगों को दिखाऊं. आई थिंक नाउ यू आर एबल टू सी ओनली द पोम. सो लिटरेरी डिवाइसेस में पहला हमारा एंजैबमेंट है. सम सेंटेंसेस कंटिन्यू इन 4 लाइन्स. एंजैबमेंट हम वहाँ एक लिटरेरी डिवाइस है एंजैबमेंट, इसको हम वहाँ यूज करते हैं जब भी सेंटेंस जो है हमारा वो 4 लाइन्स से या उससे ज्यादा लाइन में कंटिन्यू हो रहा है. तो आप देख सकते हैं क्रो, मी, स्नो, ट्री, और इनमें कहीं पे भी कॉमा, फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है. तो ये सेम सेंटेंस कंटिन्यू होता जा रहा है, तो एक एंजैबमेंट है. देन नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन. वर्ड्स विथ सेम साउंड एंड लेटर्स प्लेस्ड क्लोजली. सेम साउंड और लेटर्स, सेम लेटर्स आसपास हो तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. अब जैसे कि इसमें हमारा है
a crow down me shoot from a hemlock tree has given my, ये देखिए saved, अब ये है, अब ये देखिए saved some, तो SS, तो ये एक एलिट्रेशन हो गया, सेम साउंड ऑफ द लेटर और लेटर भी सेम है जो कि पास पास रखे हुए हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट्स, रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि है HGMH, तो ये सारे क्या है, ये सब कॉन्सोनेंट है, इनमें से एक भी हमारा वोवल नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट हो सकता है। कॉन्सोनेंट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। देन नेक्स्ट हमारी आती है राइमिंग स्कीम, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो सकती है, अब जैसे कि हो गई क्रो स्नो, मी ट्री, हार्ट पार्ट, मूड रूड, तो क्रो और स्नो को हम दे देते हैं ए, और मी और ट्री को हम दे देते हैं बी, सो ए बी। नेक्स्ट आता है हार्ट और पार्ट को हम दे देते हैं सी, और मूड और रूड को दे देते हैं डी, तो सी डी सी डी। तो इसकी राइमिंग स्कीम हमारी क्या हो जाएगी, ए बी सी डी, तो ए बी राइमिंग स्कीम हो जाएगी हमारी इसकी ए बी सी डी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाली पोएम कंप्लीट होती है। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे इसके। सो व्हाट्स द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से, हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, कैसे किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो डस्ट होती है जो कि स्नो से क्रिएट हुई थी, लेकिन मतलब स्नो से बनी थी, और उसको क्रो की वजह से वो पोएट के ऊपर गिरी, और जिसकी वजह से पोएट का जो बचा हुआ मूड, मतलब जो मूड स्पॉइल हुआ था वो ठीक हो गया, और डस्ट ऑफ स्नो की वजह से पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, उसका जो बचा हुआ डे का पार्ट था वो खराब होने से बच गया। देन नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स। तो अब मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि क्रो हुआ, हेमलॉक ट्री हुआ, कैट हुई, ये सारे हमारे क्या बैड ओमेंस है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन्हीं को यूज किया। जैसे कि पोएम में जैसे नाइटेंगल, कुकू, स्पैरो, मैना, ये सारे यूज होते हैं, लेकिन क्रो बहुत रेयरली यूज वर्ड है। What is a hemlock tree? Why does not poem write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? So इसका मैंने आप लोगों को बताया था, हेमलॉक ट्री जो एक पॉइजनस ट्री है, ये आप लोगों को सामने लिखा हुआ दिख रहा है, हेमलॉक का पॉइजनस प्लांट। सो ये ज्यादा सुंदर नहीं होता, लेकिन पोइट ने फिर भी इसके बारे में लिखा क्योंकि नेचर जो है वो खुद में बहुत ज्यादा सुंदर है। सो इसलिए पोइट ने इस बारे में लिखा, हेमलॉक ट्री के बारे में लिखा। देन नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। तो क्रो और हेमलॉक ट्री जॉय रिप्रेजेंट करते हैं, और व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्ड ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर। डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट जॉय ऑफ द नेचर शावर। सो इसके साथ हमारी ये जो पोम है डस्ट ऑफ स्नो, ये हमारी टोटली कंप्लीट होती है। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पोम पे जो कि है फायर एंड आइस। पोएट दोनों की सेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो आई डोंट थिंक कि मुझे आप लोगों को फिर से इंट्रो टू द पोएट देना है। सो पोम्स, सो द फर्स्ट पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड सेकेंड वन इज फायर एंड आइस। So the new poem named Fire and Ice. So Fire and Ice में some say that the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great. So basically, in this poem, we are going to learn about the two human emotions named hatred and desire. Fire stands for desire and ice stands for hatred or hate. So in this poem the poet says that the world will end, and the poet says that some people of the world say that the world will end in fire, means the world will end with the desire, and some say that with ice means hatred. From what the poet has think and thought of it, he thought that the world will end in fire,
and he favors the people who say that the world will hate because of desire or fire. So but the poet says if the world will have to end twice, the world will have to end twice, he think that hate is enough to destroy the world, because hatred is compared as ice, and if ice will flow all over the world, everything will get freeze, and this will lead to the destruction of the world. And poet says that hate is also great, and it will also help him to suffice. And so now we are going to discuss some key points of this poem. So some key points of this poem are: this poem describes the two ways in which the world will end. It tells us about the two human emotions, hatred and desire. Here fire stands for desire and ice stands for hatred. In the starting of the poem, the poet expressed the profound idea that the world will end in fire, either in ice. The poet said that he would support those people who say that the world will end in fire. And last point of key point is, in the end of the poem, the poet say that if the world will end twice, then hate or hatred is enough to destroy the world. The Hindi explanation of this poem is very simple, so let me tell it to you. पोएम में जो पोइट है हमारा, वो जो पोइट हैं वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर मतलब डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगा, और कुछ है कि जो आइस कहते हैं, आइस मतलब हेटर्ड। फायर हमारी डिज़ायर है, डिज़ायर से कंपेयर किया गया है फायर को, और आइस को हेटर्ड से और हेट से, तो जो हमारे अंदर घृणा होती है। तो ऑथर कहता है कि जो मैंने अब तक देखा है, तो मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो लोग कहते हैं कि फायर से वर्ल्ड एंड होगा, मतलब डिज़ायर से। लेकिन अगर इस वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना होगा, तो मुझे लगता है कि जो हेट है, मतलब जो आइस है, जो हेटर्ड है, वो काफ़ी है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आइस जो है वो डिस्ट्रक्शन इस वर्ल्ड का कर सकती है, और आइस बहुत ग्रेट भी है। सिंपली छोटा सा मीनिंग है। तो अब नाउ लेट अस समराइज द पोम इन जस्ट फ्यू मिनट्स। सो in this poem the poet says that some people in the world said that the world will end in fire, and some say in ice. The poet believes that the world will end in fire. He favor those people who said that that world will end in fire, but if the world will end twice, the poet thinks that the hate is enough to end the world. The ice is also great to finish the world. The ice is enough to destroy the world. In the above poem, the poet described fire as desire and ice as hatred. He say about the two possibilities of destroying the, or we can say, end of the world. Now we will discuss some literary devices of this poem. So first of all, let me zoom out the poem. Okay, then anaphora. First is anaphora. What is anaphora? The repetition of a word at the start of 2 or more consecutive lines. Means मतलब 2 लाइन या 2 से ज़्यादा लाइन में सेम वर्ड से अगर हमारा कोई लाइन स्टार्ट हो रही है, तो हम उसे एनाफोरा कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम सम, तो इसमें दोनों लाइन हमारी सम से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये एक एनाफोरा है। अब नीचे कहीं हमें कहीं देखने एक फ्रॉम है, एक आई है, बट आई टू, ये सब हमारा कहीं भी एनाफोरा इसमें नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारा एंजैबमेंट। व्हाट इज एंजैबमेंट? सम सेंटेंस कंटिन्यू इन 4 लाइन्स, पहले बताया था। तो ये देखिए फायर और आइस, इसमें हमारा ये 2 लाइन्स में हो गए, तो ये हमारा एंजैबमेंट नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये ट्वाइस के बाद हमारी नई लाइन शुरू हुई है, आई थिंक। तो हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस, ये हमारी लगातार 4 लाइन में चलते गए हैं, तो ये हमारे एंजैबमेंट है। देन नेक्स्ट है इलिट्रेशन। वर्ड्स विथ सेम साउंड एंड लेटर प्लेस्ड क्लोजली। अभी बताया था पहले वाली पोएम में सम से दोनों पोएम में है, दोनों लाइन्स में है, सम से सम, एस, वर्ल्ड, विल, WW, और
इन आइस, आई। और अगर आप ऐसे ढूंढे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे इफ, इट एंड if you will find that there are a lot of alliteration in this poem. Then next is assonance, repeating use of vowel sound in a line. मतलब एक ही लाइन में vowel sound को बार बार repeat करना. इसका हमारा क्या होगा बताइए. चलिए let me find it out. इसकी end in, तो e और I हमारे vowel है. नेक्स्ट है हमारा अभी हो गया ई ओ, ये भी हमारे वॉवल्स हैं. इज, आई, ए, ये भी हमारे वॉवल्स है. तो ये सब हमारे हो गए एसोनेंस. देन आता है कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रही है. तो फ्रॉम वॉट, ये कॉन्सोनेंट हो गया. एफ और डब्ल्यू. वुड सफाइस, ये भी हमारा कॉन्सोनेंस हो गया. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम राइमिंग स्कीम पे. तो फायर, डिजायर, फायर, तो इसको ए दे देते हैं. फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन. देन नेक्स्ट आते हैं हम आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस. तो बी, बी, बी एंड बी. तो ए बी ए ए, ए बी ए ए. देन फिर आ जाता है हम बी, फिर ये हमारा सी, फिर ये बी, फिर सी, फिर बी. सिंपल. तो इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी हमारी ए बी सी बी. सो सिंपल. नाउ नेक्स्ट आप लोग कहते हैं एक्सप्लेन क्या है. वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो. और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों को बताने के लिए, वो ये है कि मैंने आप लोगों को जहाँ से पढ़ाया है उसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी. वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेक द यूज ऑफ द फ्री मटेरियल दैट यू आर बीइंग. सो द न्यू poem named Fire and Ice. So fire and ice में some say that the ball will end in fire, some say in ice. From what I have tasted desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great. So basically, in this poem we are. So thank you guys for watching the video till end. I hope it's helpful and useful for you all. So please don't forget to like this video, subscribe to my channel, press the bell icon and comment it out in the comment section. Thank you once again.